हेलो और नमस्कार। स्टडी सॉल्यूशंस कलेक्टिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। न्याय संहिता यानी BNS 2023। जी हाँ, ये एक ऐसा कानून है जिसने हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आज हम इसी के कुछ अहम प्रावधानों को समझेंगे, वो भी MCQ फॉर्मेट में, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जी, सवाल है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 किस तारीख से प्रभावी मतलब एनफोर्समेंट डेट हुई है? और इसके ऑप्शंस हैं A 1 जनवरी 2024, B 1 अप्रैल 2024, C 1 जुलाई 2024 या D 15 अगस्त 2024। ये तारीख तो बहुत जरूरी है याद रखना। बिल्कुल, और सही उत्तर है ऑप्शन C 1 जुलाई 2024। अच्छा, देखिए, BNS ने 1860 के बहुत पुराने इंडियन पीनल कोड मतलब IPC को रिप्लेस किया है और ये आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी हैं। सर, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सभी एग्जाम्स के लिए IPC की जगह BNS ही पढ़ना होगा? हाँ बिल्कुल, अब सभी नई घटनाओं के लिए BNS के प्रावधान ही लागू होंगे और परीक्षाओं में भी अब इसी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई तारीख की बात। अब इसकी फिलॉसफी पर आते हैं। सही, तो अगला सवाल यही है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का मुख्य दर्शन यानी फिलॉसफी किस पर केंद्रित है? इसकी क्या ऑप्शंस है? विकल्प है A केवल दंड पर मतलब पनिशमेंट पर, B न्याय पर मतलब जस्टिस पर, C पुलिस की शक्ति बढ़ाने पर या D कारावास की अवधि बढ़ाने पर। BNS में N का मतलब ही न्याय है, तो शायद। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन B न्याय पर। अच्छा, देखिए, BNS 2023 का जो दर्शन है वो दंड के बजाय न्याय पर केंद्रित है। इसमें एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण मतलब एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच अपनाया गया है। सर, ये नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण का असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कानून बनाते समय आम नागरिक की सुविधा और उसे आसानी से न्याय मिलने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए है। समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं परिभाषाओं, डेफिनेशंस पर। हाँ, डेफिनेशंस बहुत जरूरी हैं। तो सवाल है, BNS की धारा 223 के तहत बच्चा यानी चाइल्ड किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस A 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, B 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, C 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या D 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। ये तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से मिलता जुलता लग रहा है। बिल्कुल, और सही उत्तर है ऑप्शन C 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। अच्छा, BNS के अनुसार अब बच्चा का सीधा सा मतलब है 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। जहां IPC में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयु सीमा थी, यहां इसे यूनिफॉर्म मतलब एक समान कर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कंफ्यूजन खत्म। अब अगली परिभाषा। अगली परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रगतिशील है। सवाल है, BNS की धारा 210 के तहत लिंग यानी जेंडर की परिभाषा में किसे स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? ओके। विकल्प हैं A केवल पुरुष, B केवल महिला, C ट्रांसजेंडर या D उपरोक्त सभी। मुझे लगता है इसका जवाब D होना चाहिए। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। सही उत्तर है D उपरोक्त सभी। ये एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। BNS की धारा 210 में ही शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी को शामिल किया गया है। और यह पहली बार है जब ट्रांसजेंडर समुदाय को कानून में इतनी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। सर, तो क्या इसका मतलब ये है कि कानून अब तीनों लिंगों को समान रूप से मान्यता देता है? बिल्कुल, यह कानूनी समानता और समावेशिता मतलब इंक्लूसिविटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वाकई। अच्छा, अब अगली परिभाषा देखते हैं। ठीक है। सवाल चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा है। BNS की धारा 221 में चल संपत्ति की परिभाषा में IPC का कौन सा शब्द हटा दिया गया है जिससे इसका दायरा बढ़ गया है? ये थोड़ा टेक्निकल है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं A लैंड मतलब भूमि, B कोपोरियल मतलब मूर्त, C पोजेशन मतलब कब्जा और D वैल्यू मतलब मूल्य। कोपोरियल। बिल्कुल सही। सही उत्तर है B कोपोरियल। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, BNS में चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है सिवाय भूमि के। IPC से कोपोरियल शब्द जिसका मतलब होता है जिसे छुआ जा सके, वो हटाने से इसका स्कोप बहुत वाइड यानी व्यापक हो गया है। अब इसमें
इंटैंजिबल चीजें भी आ सकती हैं। मतलब अब डिजिटल संपत्ति भी इसमें आसानी से आ जाएगी। हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। बताइए। बीएनएस की धारा 224 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में अब किसे स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं। ए केवल तरागजी रिकॉर्ड्स, बी इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, सी केवल सरकारी मोहर वाले कागज, या डी मौखिक बयान। ये तो आज के समय की जरूरत है, जवाब बी ही होगा। एकदम सही। सही उत्तर है बी इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो अब ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट्स भी कानूनी दस्तावेज हैं। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी साफ साफ शामिल कर लिया गया है, जो आज के डिजिटल युग की एक बड़ी जरूरत थी। सही बात है। अब दंड के प्राविधानों पर आते हैं। जरूर। सवाल है, बीएनएस की धारा 4 में दंड के रूप में पहली बार किस नए प्रावधान को जोड़ा गया है? ये तो काफी चर्चा में रहा है। हाँ, ऑप्शंस हैं ए काला पानी, बी देश निकाला, सी सामुदायिक सेवा मतलब कम्युनिटी सर्विस, या डी कोड़े मारना। इसका जवाब है सी सामुदायिक सेवा। बिल्कुल सही। सही उत्तर सी सामुदायिक सेवा। बीएनएस की धारा 4 में अब 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं और इसमें सामुदायिक सेवा को पहली बार भारतीय कानून में एक दंड के रूप में जोड़ा गया है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। धारा 4F के तहत इस सामुदायिक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल। इसके ऑप्शंस हैं ए प्रतिशोधात्मक न्याय मतलब बदला लेना, बी सुधारात्मक न्याय मतलब रिफॉर्मेटिव जस्टिस, सी कठोर श्रम कारावास, या डी आर्थिक लाभ कमाना। इसका उद्देश्य तो सुधारना ही होगा। एकदम सही। सही उत्तर है बी सुधारात्मक न्याय। ये होता क्या है? सामुदायिक सेवा एक बिना वेतन का मतलब अनपेड कार्य है जो कोर्ट द्वारा समाज के लाभ के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य अपराधी में सुधार लाना है और ये छोटे मोटे अपराधों पेटी ऑफेंसेस के लिए लागू होता है। सर, तो ये जेल भेजने की जगह एक तरह से सुधरने का मौका देने जैसा है। हाँ बिल्कुल, यह न्याय के सुधारात्मक पहलू पर जोर देता है। अच्छा, अब आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर आते हैं। ठीक है। सवाल है, धारा 5 और 6 के तहत जब सरकार आजीवन कारावास का लघुकरण मतलब कम्यूटेशन करती है तो इसकी गणना कितने वर्षों के बराबर मानी जाएगी? ऑप्शंस। हाँ। 14 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष, या डी 10 वर्ष। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अब नहीं रहेगा। सही उत्तर है बी 20 वर्ष। तो अब ये फिक्स हो गया है। जी। दंड के नियमों के तहत सरकार सजा कम कर सकती है, तो कैलकुलेशन रूल के अनुसार आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा। ठीक है, एक और तरह के कारावास की बात करते हैं, एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ है। सवाल है, बीएनएस की धारा 11 और 12 के अनुसार एकांत कारावास की अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? विकल्प है ए 1 महीना, बी 2 महीने, सी 3 महीने, या डी 6 महीने। इसकी भी एक सीमा तय की गई है। हाँ, और वो है 3 महीने। सही उत्तर है सी 3 महीने। मतलब कुल मिला के 3 महीने। जी। एकांत कारावास की कुल अधिकतम सीमा 3 महीने टोटल है। यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक भी है तो भी इसे 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब कुछ जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, वो स्थितियां जब कोई काम अपराध नहीं माना जाता। बहुत अच्छा। तो सवाल है, धारा 14 जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में है उसके तहत कौन सा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा? ऑप्शंस क्या है? ए विधि की भूल के कारण किया गया कार्य, बी सिपाही द्वारा आदेश पालन में भीड़ पर गोली चलाना, सी जानबूझकर नियम तोड़ना, या डी नशीले पदार्थ का सेवन करके अपराध करना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य की भूल, तो इसका उत्तर बी होना चाहिए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी। देखिए, धारा 14 के अनुसार तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। बाउंड बाय लॉ व्यक्ति जैसे सिपाही का अपने अफसर के आदेश पर गोली चलाना अपराध नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे कानून नहीं पता था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब अगला एक्सेप्शन दुर्घटना या एक्सीडेंट। जी। सवाल है, धारा 18 दुर्घटना के तहत बचाव का दावा करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, ध्यान से पढ़ना होगा। हाँ, ऑप्शंस हैं, कार्यविधि पूर्ण होना चाहिए, बी कार्यविधि पूर्ण तरीके से किया गया हो, सी आपराधिक आशय मतलब क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए, या डी उचित सावधानी और देखभाल के साथ किया गया हो। अगर आपराधिक आशय होगा
तो वो दुर्घटना कैसे हुई? तो सी आवश्यक नहीं है। एकदम सही। सही उत्तर है सी। धारा 18 के तहत दुर्घटना का बचाव तभी मिलता है जब कार्य बिना आपराधिक आशय के विदाउट क्रिमिनल इंटेंट किया गया हो। ठीक है, अब आवश्यकता के सिद्धांत पर आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, धारा 19। सवाल है, धारा 19 आवश्यकता का सिद्धांत किस स्थिति में लागू होता है? इसके विकल्प है। ए, जब कोई जानबूझकर आग लगाता है। बी, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करना। सी, बदला लेने के लिए किया गया कार्य। या डी, लाभ कमाने के लिए किया गया कार्य। ये तो वो वाला उदाहरण है कि आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ घर गिरा देना। बिल्कुल। तो सही उत्तर है बी, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करना। तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर वो काम बड़ी हानि को रोकने के उद्देश्य से सद्भावना, गुड फेथ में किया जाता है तो वो अपराध नहीं है। समझ गए। अब बच्चों द्वारा किए गए कार्य के बारे में बात करते हैं। जरूर। सवाल है, बीएनएस की धारा 20 के तहत किस आयु से कम के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता? ये तो बहुत फंडामेंटल सवाल है। हाँ, ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका जवाब है बी 7 वर्ष। बिल्कुल सही। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। इसे डॉली इनकपैक्स का सिद्धांत कहते हैं, मतलब अपराध करने में अक्षम, और इसमें बच्चे को पूर्ण माफी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, और नशे की हालत में किए गए अपराध का क्या? मत्तता या इंटॉक्सिकेशन। सवाल है, मत्तता के संबंध में धारा 23 और 24 का क्या प्रावधान है? विकल्प। ए, स्वेच्छा से नशा करने पर बचाव मिलेगा। बी, जबरदस्ती नशा इनवॉलंटरी कराए जाने पर बचाव मिलेगा। सी, नशा करने पर कभी भी सजा नहीं होती। या डी, नशे की हालत में हर कार्य माफ है। अगर अपनी मर्जी से किया तो बचाव नहीं मिलना चाहिए। सही पकड़ा आपने। सही उत्तर है बी। अच्छा, तो अगर जबरदस्ती नशा कराया गया हो तो? हाँ, धारा 23 के तहत यदि नशा जबरदस्ती इनवॉलंटरी दिया गया है तो बचाव, डिफेंस मिलेगा। परंतु धारा 24 कहती है कि यदि नशा स्वेच्छा से वॉलंटरी किया गया है तो कोई बचाव नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सहमति यानी कंसेंट की। ठीक है। सवाल है, धारा 28 के अनुसार किस आयु से कम के बच्चे की सहमति को कानूनन सहमति नहीं माना जाता? कंसेंट की भी एज लिमिट है? हाँ, ऑप्शंस हैं ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष या डी 18 वर्ष। ये शायद 12 वर्ष है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ए 12 वर्ष। यदि सहमति डर या भ्रम में दी गई हो या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई हो तो उसे वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर, तुच्छ कार्य। ट्राइफलिंग एक्ट्स, धारा 33। सवाल है, धारा 33 तुच्छ कार्य किस कानूनी सिद्धांत, लीगल मैक्सिम पर आधारित है? ये मैक्सिम्स तो बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं ए डोली इनकपैक्स, बी डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, सी इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एक्सक्यूजिट या डी रेस इप्सा लॉक्विटर। इसका जवाब है डी, डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। एकदम सही। ये डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स की सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कानून छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। सर, क्या ये कानूनी सिद्धांत एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं? हाँ, ये मैक्सिम्स बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इनका अर्थ और इनसे संबंधित धारा दोनों याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब प्राइवेट डिफेंस पर आते हैं। शरीर की रक्षा में मृत्यु कारित करना। राइट टू प्राइवेट डिफेंस, धारा 40। सवाल है, धारा 40 के तहत निम्न में से किस स्थिति में हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार है? ऑप्शंस क्या हैं? ए साधारण थप्पड़ मारने पर, बी एसिड हमला, एसिड अटैक होने पर, या सी चोरी, थेफ्ट के प्रयास पर। एसिड अटैक बहुत गंभीर अपराध है, तो बी होना चाहिए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है बी, एसिड हमला होने पर। धारा 40 के तहत 7 गंभीर स्थितियों में शरीर की रक्षा करते हुए मृत्यु कारित की जा सकती है, जिसमें एसिड अटैक भी शामिल है। और संपत्ति की रक्षा में? वो है धारा 42। सवाल है, धारा 42 संपत्ति की रक्षा के तहत किस अपराध के विरुद्ध मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है? इसके विकल्प है? ए दिन में गृह भेदन, बी आगजनी, फायर या आर्सन, सी साधारण चोरी या डी धोखाधड़ी। आगजनी सबसे खतरनाक लग रही है। और वही सही जवाब है। सही उत्तर है बी आगजनी।
संपत्ति की रक्षा में 3 स्थितियों में मृत्यु कारित की जा सकती है। 1 लूट रॉबरी, 2 रात्रोग्रह भेदन हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और 3 आगजनी आर्सन। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल लेते हैं। जरूर। ये दुष्प्रेरण अबेटमेंट से जुड़ा है। सवाल है, बीएनएस के अध्याय 4 की धारा 45 में दुष्प्रेरण के कौन से तरीके शामिल हैं? ऑप्शंस। ए उकसाना इंस्टिगेशन, बी षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी, सी सहायता इंटेंशनल एड या डी उपरोक्त सभी। दुष्प्रेरण में तो ये सभी आते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। बीएनएस की धारा 45 में अबेटमेंट को परिभाषित किया गया है और इसमें ये तीनों तरीके शामिल हैं, उकसाना, षड्यंत्र और आशयपूर्वक सहायता। तो आज हमने बीएनएस के शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा। हाँ, हमने देखा कि यह नया कानून कैसे दंड से न्याय की ओर एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करना, डिजिटल रिकॉर्ड्स को मान्यता देना, ये सब हमारे कानून को आधुनिक बनाता है। और सामुदायिक सेवा जैसे सुधारात्मक दंड को जोड़ना भी इसे और ज्यादा समावेशी बनाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या कि सामुदायिक सेवा जैसे सुधारात्मक दंड हमारे समाज में अपराध और अपराधी के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में कितने सफल होंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या ये जेल व्यवस्था के बोझ को कम करने का एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है? इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।